सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार मेरे को ना चैट बॉक्स में। चलो, थैंक यू। काफी दिनों के गैप के बाद आज 10 क्लासेस हो चुकी हैं आईपीआर में। आई होप आप सबने देख भी ली होंगी। आज की जो क्लास है वो क्लास, क्योंकि बीइंग ए मेरा जो आप इंट्रोडक्शन तो आपने मेरे को देखा भी होगा, यूट्यूब पे भी काफी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा। वैसे आई एम ए आईपीएल लॉयर। तो ट्रेडमार्क, डिजाइन एक्ट और कॉपीराइट का प्रैक्टिस में और उनकी लिटिगेशंस में मैं हूँ। और अर्लियर मैं पहले टीडीएस और अपना जीएसटी इन सब के कोर्सेज भी पढ़ाए हैं, काम भी किया है, प्रैक्टिस में भी हूँ। तो वो सब इंट्रोडक्शन तो आपको मिल ही जाएगा, इंस्टाग्राम वगैरह से आप देखना। आज का जो टॉपिक है वो हमने रखा है ट्रेडमार्क सर्च के ऊपर, कि आपने एक बार ट्रेडमार्क को फाइल कर दिया तो आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है और कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेटस होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि कितने 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 टाइप के स्टेटस होते हैं, और एक एप्लीकेशन जब जाती है तो किस किस तो उसके लिए सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट होती है वो होती है आईपी इंडिया। आईपी इंडिया ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाएंगे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पे जाएंगे। यहाँ से पब्लिक सर्च से नहीं, यहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ हम गए, यहाँ पर अब देखिए पेटेंट के लिए है, डिजाइन के लिए है, ट्रेडमार्क के लिए है। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेडमार्क की। अब ट्रेडमार्क में रिलेटेड लिंक है ये सारे, है ना। अगर आपको फाइलिंग करनी है तो आपको यहाँ से फाइलिंग करनी पड़ेगी। ट्रेडमार्क फाइल यहाँ से होता है, पब्लिक सर्च यहाँ से होता है, ट्रेडमार्क का स्टेटस यहाँ से दिखाना देख सकते हैं आप। गुड्स एंड सर्विस की क्लासिफिकेशन को बड़ा ध्यान से डालना पड़ता है, वो क्लासिफिकेशन यहाँ से मिलेगी आपको, क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो स्टेटस को आज हमें देखना है कि ट्रेडमार्क जो स्टेटस है वो कितने टाइप का होता है। थोड़ी साइट स्लो रहती है। स्लो क्या है, ये साइट ऐसी है जो थोड़ा सा इसी वे में काम करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ट्रेडमार्क्स। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन को फाइल कर दिया, फाइल करने के बाद आपको क्या मिल जाती है? एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है ना। एक्नॉलेजमेंट किस टाइप की मिलती है? अगर मैं आपको दिखाऊं एक्नॉलेजमेंट, तो मैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिखाता हूं। इस टाइप की एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं? रिसीव्ड बोलते हैं। जैसे ही आप ट्रेडमार्क फाइल कर लेते हैं, आपको रिसीव, ऐसी इस टाइप की रिसीव मिल जाती है। और ट्रेडमार्क फाइल करना ही इनफ नहीं होता, उसके बाद इसकी हर 15 दिन में आपको ट्रैकिंग करनी चाहिए आइडियली, कि आपका स्टेटस, आपका ट्रेडमार्क किस स्टेटस तक पहुंचा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आइडियली, कोई ऑब्जेक्शन, कोई अपोजिशन फाइल नहीं होता है, तो अप्रोक्स 6 से 7 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है। तो फाइल करने के बाद ऐसी एक एप्लीकेशन आ जाएगी स्क्रीन पे। इस एप्लीकेशन नंबर को हम, और वहां एप्लीकेशन आप देख के डाल सकते हैं। ठीक है जी। उस एप्लीकेशन नंबर को हम कहाँ डालेंगे? यहाँ पर, जो आपको एप्लीकेशन मिली थी। एप्लीकेशन देखी थी ना आप सबने? ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर आएंगे आप, ये है आईपी इंडिया सर्विसेज की साइट होगी। मैंने ओपन करके बता दिया आपको। ipindia.gov.in पे आएंगे, वहां से ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क से रिलेटेड लिंक, रिलेटेड लिंक से ट्रेडमार्क स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक ऐसा पैनल आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का स्टेटस जानना है। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या डालेंगे? एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन जैसे ही आप फाइल करते हैं, और यहाँ पर आपको ट्रैकिंग करनी शुरू कर देनी है। मैंने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, साथ में कैप्चर भी डाल दिया। देखो, तो सबसे पहला, अगर आपने ये क्या फाइल किया है? वर्ड मार्क फाइल किया है, वर्ड, है ना। जैसे कि आपको पता है, मेनली ट्रेडमार्क तो वैसे ट्रेडमार्क के 7-8 तरीके के होते हैं, पर मेनली 3 चीज अप्लाई होती है। एक होता है वर्ड मार्क, एक होता है डिवाइस मार्क, और एक होता है टैगलाइन, है ना। अगर जैसे NIKE नाइकी है, ये क्या है? NIKE नाइकी, ये है वर्ड मार्क, है ना। 3 चीज मैंने बताया आपको ट्रेडमार्क के अंदर। एक तो अपना क्या हो गया? वर्ड मार्क।
एक डिवाइस और एक टैगलाइन, है ना। तो वर्ड मार्क किसको बोलेंगे, जैसे NIK, नाइकी, ये एक ब्रांड है, इसको क्या बोलेंगे, वर्ड मार्क। और इनका जो राइट का निशान होता है ऐसा, इसको क्या बोलेंगे, लोगो, डिवाइस मार्क। साथ में फिर टैगलाइन, इनकी क्या टैगलाइन होती है, जस्ट डू इट, ठीक है ना। तो तीनों के लिए सेपरेट एप्लीकेशन जाती है, तीनों के लिए सेपरेट फीस पे होती है। तो इन्होंने ये जो एप्लीकेशन है आपके सामने, इसका अटॉर्नी मैं ही हूँ, देखो ये अटॉर्नी कोड है, मैं, है ना। तो इनको जैसे एप्लीकेशन हमने फाइल की, फाइल कब हमने की है, 28 अप्रैल 2023 को, अभी रिसेंटली फाइल हुई है। फाइल होने के बाद पहला क्या आएगा, या फॉर्मेलिटी चेक पास। फॉर्मेलिटी चेक पास का मतलब है कि जो आपने बेसिक डिटेल है वो आपने सही भरी हुई है ना, प्रॉपर डाली हुई डिटेल, फॉर्मेलिटी चेक पास का ये मतलब होता है। और यहाँ पर खोलने से एक और, जो प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, जो IPR की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक और सीक्रेट बताता हूँ, जो इनिशियल स्टेज पे मैंने भी अपनाया था। यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट करते हैं तो यहाँ एप्लीकेशन आ जाती है आपकी, ठीक है, जो एप्लीकेशन आपने फाइल की हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे हमने 28/4 को जो एप्लीकेशन फाइल की थी, उसमें हमने क्या क्या फाइल किया था। तो ये एप्लीकेशन खुल जाती है, इस एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं। इसमें 4500 की गवर्नमेंट फीस लिखी हुई है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं जी, एक है ना, ऋषभ गुलाटी। उसका एड्रेस है, अटॉर्नी का एड्रेस है, सर्विस एड्रेस है, अटॉर्नी का ईमेल आईडी है, और ये क्या है, वर्ड मार्क है। क्या है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ये वर्ड मार्क है, लोगो है, डिवाइस है, क्या है, ठीक है। साथ में यहाँ पर जो आपका नाम होगा, वो जो भी आप करा रहे हैं, साथ में क्लास जिस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली डालनी पड़ेगी, तभी आपका स्टेटस क्या दिखाएगा, फॉर्मेलिटी चेक पास, है ना, क्या दिखाएगा, फॉर्मेलिटी चेक पास। और यहाँ पर आप नीचे अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी भी, है ना, TM48, जो तो TM48 क्या होता है, जिसमें इसने जिनका ये ऋषभ गुलाटी ने मेरे को ऑथराइज किया, निशांत को, ये ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी मैंडेटरी है, इसकी अगर नहीं होगा, अगर आप अटॉर्नी हैं तो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये फॉर्मेलिटी चेक, सबसे पहला जो स्टेटस आता है, या तो फॉर्मेलिटी चेक पास होगा या फॉर्मेलिटी चेक फेल होगा, है ना। तो हमारे केस में फॉर्मेलिटी चेक पास है। पहली स्टेज कौन सी होगी, या तो फॉर्मेलिटी चेक पास होगा या फेल होगा। पहले हमने देख लिया क्या होगा जी, फर्स्ट हमने देखा कि हमारा क्या होगा, फॉर्मेलिटी चेक फॉर्मेलिटी चेक या तो पास होगा या फेल होगा, है ना। हमारे केस में क्या है, पास है ना। अगर फेल फेल किस कारण से हो सकता है, बहुत सारे कारण से हो सकते हैं। आपने ये जो डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन डालने का पैटर्न चेंज हो गया, आपने अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर दिया, है ना। जैसे यहाँ सिंगल फॉर्म है, आपने यहाँ लिख दिया पार्टनरशिप या कॉर्पोरेट, है ना। जो बेसिक चीज है, पावर ऑफ अटॉर्नी को अटैच करना भूल गए आप, पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच की तो नोटराइज नहीं की। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं, उस वजह से क्या हो सकता है, ये फॉर्मेलिटी चेक फेल भी हो सकती है। तो इसलिए ये ध्यान से हमें फाइल करना चाहिए। फॉर्मेलिटी चेक पास है पहला। दूसरी एप्लीकेशन हम देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई, जिसमें क्या था, फॉर्मेलिटी चेक पास था। चलो जी, नेक्स्ट स्टेटस देखते हैं। दूसरा स्टेटस क्या है, ओह देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेलिटी चेक फेल। इन्होंने फॉर्मेलिटी चेक फेल कर दी। अब किस वजह से फेल हुई है ना, फॉर्मेलिटी चेक फेल हुई है, किस वजह से फेल हुई है ये देखना है, तो हम क्या जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड नोटिस में। यहां देखा हमने कि भाई एप्लीकेशन की पेंडिंग है, क्यों फेल हुई है फॉर्मेलिटी चेक, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने क्या लिखा है, while taking up the above application for examination under the provision trademark 1999, it is observed that application could not be processed to examine because of following reason क्या है, you are called upon for specification of goods as per NICE code, है ना।
क्या होता है, सारी जो चीजें हैं वर्ल्ड लेवल पे, हर चीजें जैसे जीएसटी में आप देखते होंगे HSN कोड आ रहा है, उसी हिसाब से नाइस कोड है ना, कि नाइस कोड के अकॉर्डिंग आपको चीजें डालनी है, आप कुछ भी नहीं डाल सकते। अब इन्होंने देखो क्या डाला है, वो जरा इनको देखते हैं इन्होंने गलती क्या की है। इनके एप्लीकेशन को एनालिसिस करते हैं कि इन्होंने गलती क्या की है। इन्होंने गलती क्या की है, जब इन्होंने क्लास 5 डाल दिया है, हाँ देखो इन्होंने अपने आप बना दिया, इज द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, है ना, इंजेक्शन इज यूज्ड एज ए पेन किलर फॉर ट्रीटमेंट। तो इन्होंने अपने आप ड्राफ्ट कर दिया, तो इन्होंने अपने आप ड्राफ्ट किया, ये एप्लीकेबल नहीं है। अब इन्होंने क्या करा है, ट्रेडमार्क, अगर आपको गुड्स एंड डिस्क्रिप्शन डालनी है तो आपको कहां से डालनी है, दोबारा ट्रेडमार्क की साइट पे जाएंगे, यहां पर जाएंगे क्लास, यहां पर डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां जाने के बाद एक लिंक ओपन होगा, ये देखिए हर कंट्री के हिसाब से, यहाँ पर हमें इंडिया का ये है CGPDTM, यहां करेंगे, और यहाँ आइटम डालना है या क्लास डालनी है। जैसे ये पेन किलर डालना चाहते थे तो PAI पेन किलर, और अपना क्लास 5 में आता है ये मेडिसिन, यहाँ हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड डालने हैं, जैसे नो रिजल्ट दिखाया, इस नाम से भी नहीं दिखा रहा, खाली पेन डालते हैं क्लास 5। हाँ देखो अब ये आ गया ना, यहां से डालना चाहिए था उनको, ये जो कीवर्ड्स हैं। और यहां पर आपको चेक करना है जो इंडिया में आए, इंडिया में क्या है, यहां पर लिखा हुआ ऊपर, इंडिया ऑफिस ऑफ कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, यहां जो ग्रीन कलर से जो टिक हो रखा है, यहां पर और यहां पर ये देखना है क्लास 5 में आए पेन रिलीफ मेडिसिन, तो ये डाल सकते हैं। यहां पर ये जो कीवर्ड है, ये आपको कॉपी पेस्ट करके यहां पर डालने चाहिए थे, पर इन्होंने क्या करी, अपनी ड्राफ्टिंग कुछ अलग कर दी, है ना। इन्होंने अपनी ड्राफ्टिंग कर दी कि हाँ भाई ये इंजेक्शन यहाँ यूज होता है, तो यूं ऐसे अलाउड नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, उठा के फॉर्मेलिटी चेक फेल कर दिया, ठीक है। और फेल करने के बाद इनको क्या बोल दिया कि आप भाई इसको TMM फाइल करो, कोई भी मॉडिफिकेशन होगी तो क्या फाइल करना होता है, TMM, ट्रेडमार्क मॉडिफिकेशन, जिसकी फीस लगती है 900 रुपए फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हमने पहले ही ध्यान से फाइल किया होता तो ये 900 रुपए की फीस हमें बियर नहीं करनी पड़ती, ठीक है जी। तो दूसरा, अगर आपने कुछ भी डिस्क्रिप्शन में, नेम में या सिंगल फॉर्म में या कुछ भी क्लेरिकल मिस्टेक की, तो क्या आ जाएगा जी, आपकी फॉर्मेलिटी चेक फेल हो जाएगा। तो पहली एप्लीकेशन में हमने देखा पास लिखा हुआ सब सही डाला, दूसरा हमने क्या देखा, फॉर्मेलिटी चेक फेल है। फेल है तो 30 दिन के अंदर आपको देखो इन्होंने दिया भी होगा कि कितने दिनों में आपको डालना भी है ना। देखिए द अबव रिक्वायरमेंट में प्लीज टू सबमिट विद इन 30 डेज, अगर 30 डेज में आपने ये ठीक नहीं किया, करेक्ट नहीं किया, तो ये इस पे एक्शन लेके इसको अबेंडन भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे, ठीक है ना। तो आपके ये हो जाएगी क्या, अबेंडेंट हो जाएगी। ये देखो क्या लिखा है, द अबव रिक्वायर्ड में बी प्लीज टू कंपाइल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ लेटर, फेलिंग विच एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड हैज बीन अबेंडेड फॉर लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 1332 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर अगर आपने, अगर 30 डेज में नहीं किया तो क्या कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन को स्क्रैप आउट कर देंगे, ठीक है जी। तो दूसरा हमारा स्टेटस एक तो हो सकता है फॉर्मेलिटी चेक पास, दूसरा हो सकता है फेल, फेल का मैंने आपको बता दिया। फिर मेन साइट पे जाना है ipindia.gov.in पे, ट्रेडमार्क, मैं चाह रहा हूँ बार बार आपको ये ट्रेडमार्क स्टेटस, ये सारी वेबसाइट सब याद हो जाए, यहाँ पर क्लिक करना है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, तीसरा स्टेटस देखिए, बेस्ट पॉसिबल को 16 स्टेटस हैं जो मैंने ढूंढे और उनकी रिलेटेड एप्लीकेशन जो मैंने फाइल की हुई ढूंढी है, ताकि आपको स्टेटस और उसका मतलब बताया जाए क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसमें। देखो जी, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तीसरा, अगर आप किसी भी इमेज को, लोगो को, डिवाइस को अप्लाई करते हो तो वो पहले कहां जाती है, सेंड टू
वियना कोडिफिकेशन। वियना एक ऑस्ट्रेलिया में जगह है जहां कन्वेंशन हुई थी 1973 में, जहां डिसाइड किया होता है कि वर्ड को ढूंढना, तो हाँ वर्ड को तो ट्रैक कर सकते हैं किसी पोर्टल के थ्रू, इमेज को कैसे ट्रैकिंग किया जाए, है ना। तो उसके लिए वहां पर सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया और बोला गया कि जो भी लोगो आप अप्लाई करोगे एक बार यहाँ पर जाएगा, वियना कोडिफिकेशन के लिए जाएगा, वहां पर चेक होगा कि इस नाम से ऑलरेडी कोई लोगो तो नहीं है, क्योंकि नेम को तो ट्रैक करना आसान है, लोगो को ट्रैक करना थोड़ा टफ है। तो उसके लिए ये बनाया गया और ये कहाँ भेजते हैं, वियना कोडिफिकेशन भेजते हैं, वहां पर भी चेक होने के लिए जाता है कि ये लोगो आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये चेक होने के लिए जाता है कि आपको लोगो मिल सकता है या नहीं। तो अभी तक हमने दो देखे, सबसे पहले एप्लीकेशन में फॉर्मेलिटी चेक पास देखा, फिर फेल देखा, फिर तीसरी जो हम देख रहे हैं स्टेटस जो आपको देखने को मिल सकता है, सेंड टू वियना कोडिफिकेशन, जिसमें अगर आप किसी लोगो, इमेज को, लेबल को, किसी भी इमेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं लोगो डिवाइस के लिए, तो वो यहाँ जाती है कन्वेंशन के पास, यहाँ पर जाएगी सेंड टू वियना कोडिफिकेशन चेक होने के लिए कि आपको ये मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये तीसरा तरह का जो आपको स्टेटस है वो देखने को मिल सकता है एप्लीकेशन ट्रेडमार्क स्टेटस में। पहला हमने क्या बताया, फॉर्मेलिटी चेक फेल, दूसरा फॉर्मेलिटी चेक पहला पास बताया, दूसरा फेल बताया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दोबारा कहाँ जाएंगे, ट्रेडमार्क की साइट पे, यहाँ मेन वेबसाइट पे जाएंगे, जिन्होंने नया ज्वाइन किया रिलेटेड साइट खोलेंगे, यहाँ ट्रेडमार्क स्टेटस ओपन करेंगे, यहाँ एप्लीकेशन, हाँ क्लिक करेंगे, फिर एप्लीकेशन नंबर डालते हैं हम। देखिए जी क्या लिख के आ रहा है अब, मार्क फॉर एग्जामिनेशन। आप अप्लाई करेंगे तो या तो पहला स्टेप एप्लीकेशन, या तो वो क्या होगा, या तो फॉर्मेलिटी चेक फेल होगा या पास होगा, है ना। ठीक है, फॉर्मेलिटी चेक पास हो या फेल होगा। दूसरा मैंने बताया अगर आप लोगो अप्लाई किएंगे तो कहां जाएगा, सेंड फॉर वियना कोडिफिकेशन जाएगा। तीसरा, जैसे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है तो लिख के आता है फिर मार्क फॉर एग्जामिनेशन, मतलब जो एप्लीकेशन है वो एग्जामिनेशन के लिए मार्क हो गई है। मार्क मतलब अब इस पे जो भी हमारे जो भी रजिस्ट्रार है या ऑफिसर्स हैं जो चेक करते हैं, वो इस एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं, मतलब ये अंडर प्रोसेस चेकिंग में आ गई है। एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन में जो मार्क कर रहे हैं, मार्क मार्क का मतलब है अब ये इसका प्रोसेस पे चेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटस आपको ये मिल सकता है, मार्क फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तीसरा स्टेटस ये मिल सकता है, मार्क फॉर एग्जामिनेशन, ये आपको दिख गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम अभी क्या हुआ है कुछ नहीं पता, पर अभी आपकी एप्लीकेशन मतलब जैसे आपने पेपर दिया तो आपको पता चल गया कि अब आपका पेपर चेक हो रहा है, आपका जो आपने एग्जाम दिया है, जो क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट दिए वो आंसर शीट चेक हो रही है, इस तरह से आप समझ लो इसे। ठीक है, एग्जामिन होने के बाद या तो वो क्या होगा, वो एप्लीकेशन को आगे एक्सेप्ट एडवर्टाइज करेंगे, और या करेंगे क्या उस पे, अगर उनको कुछ लगता है प्रॉब्लम तो क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्शन लगा देंगे, है ना। तो अपना देखते हैं अगला स्टेटस क्या है। आप कई बार डालोगे और यहाँ पर आपको क्या लिख के आएगा, ऑब्जेक्टेड। क्या लिख के आ रहा है, ऑब्जेक्टेड लिख के आ रहा है, मतलब उन्होंने एग्जामिन की, इससे पहले क्या था, मार्क फॉर एग्जामिनेशन, उनमें क्या हुआ, एग्जामिन करने के बाद क्या आया, ऑब्जेक्शन लगा दिया, किन्होंने, रजिस्ट्रार ने, और यहाँ पर एग्जामिनेशन रिपोर्ट को बता दिया कि क्या ऑब्जेक्शन लगाई है रजिस्ट्रार ने। प्रियंका यादव जो यहाँ पर है, उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन लगाया जी, लगाया दे ऑब्जेक्शन है, द ऑब्जेक्शन इज रेज अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट, जो क्या है, आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेडमार्क बताता है। बताया कि भाई जो आपका ये ट्रेडमार्क है, क्या नाम था इसका, जो हमने अप्लाई किया था, जिनन, जो ट्रेडमार्क है जिना, इससे इससे क्या है, मिलता जुलता है ये मार्क, और जो हमने अप्लाई किया हुआ है ये मिलता जुलता है, इन्होंने बोला है। किसमें बोला है, सेक्शन 11 में दो तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, 9 और 11। 11 में सिमिलर मार्क बताए जाते हैं कि भाई आपको ये ट्रेडमार्क इससे मिलता जुलता है तो आपको ये ट्रेडमार्क क्यों दिया जाए।
तो उन्होंने एग्जामिनेशन व्यू ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट बोल दी, तो भाई ऑब्जेक्शन लगा दिया कि आपसे इसका मार्क इससे मिलता जुलता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें जस्टिफाई करना है कि हम उससे अलग कैसे हैं। जैसे आप देखेंगे ZEE यहां पर क्या है, ZEEN है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, पर उन्होंने अगर एक बार मार्क कर दिया तो हमें इसका रिप्लाई फाइल करना है। तो हमने रिप्लाई भी इसका फाइल किया, है ना। वैसे रिप्लाई आपको कब फाइल करना होता है, 30 डेज के अंदर, जिस दिन से आपका ऑब्जेक्शन आता है। देखो ये 1 मंथ लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक जिस दिन से आपके पास ये ऑब्जेक्शन आ जाता है उसके 30 दिन के लिए अंदर आ जाता है। हमारे पास ये केस 30 बाद में आया। ऑब्जेक्शन कब लगा था इसमें, 10 फरवरी 2023 को इसको ऑब्जेक्शन आ गया। हमने सेम डे पे 10 फरवरी 2023 को इसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट, इसका रिप्लाई फाइल कर दिया। 30 दिन में करना होता है, तो हमने रिप्लाई में अपने रीजंस डाले कि ये कैसे अलग है। यहाँ मैंने इसमें पूरा ड्राफ्ट किया, आप इसको ड्राफ्ट को जाके पब्लिक डोमेन में होता है, यहाँ पर अपलोड में जाके देख सकते हो। तो मैं पूरी इसकी ड्राफ्टिंग की कि भाई ये कैसे कैसे अलग है, इसमें सारा मैंने बताया हुआ है कि क्लास 525 जो भी है सारे लीगल फैक्ट को डाला हुआ है और नीचे पावर ऑफ अटॉर्नी को अपलोड किया हुआ है ना। तो 30 दिन के अंदर हमें अगर ऑब्जेक्शन कभी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा तो हमें 30 दिन में एग्जामिनेशन रिपोर्ट देखनी है, रीजंस देखने हैं, और उसके अकॉर्डिंग 30 दिन में उसका रिप्लाई फाइल करना है। अगर आपने नहीं फाइल किया तो अबेंडेंट हो जाएगी। पर कई केसेस में क्या होता है कि बाद में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ये, अगर आप 30 दिन के बाद भी हो गए, पर वो उनकी कॉल होती है, कई बार एक्सेप्ट करते हैं कई बार नहीं करते हैं। बट आप 30 दिन के अंदर इसको रिप्लाई को फाइल कर दें। अपलोड में जाएं, यहाँ पर रिप्लाई देखना है तो यहाँ एप्लीकेशन भी देख सकते हैं, ये मैंने एप्लीकेशन फाइल की है या, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं ये मैंने एप्लीकेशन फाइल की हुई है, फिर इस पे ऑब्जेक्शन आ गया तो उसका रिप्लाई भी मैंने फाइल कर रखा है। अब रिप्लाई होने के बाद अब हमें वेट करना पड़ेगा स्टेटस चेंज होने के लिए, या तो ये एक्सेप्ट एडवर्टाइज हो जाएगा या फिर क्या होगा, ये फर्दर हेयरिंग में चला जाएगा। तो वो हर 15 दिन में आपको एक बार चेक करना चाहिए आइडियली, ठीक है जी। ऑब्जेक्शन हो गया। अभी तक हमने कौन कौन से, या तो आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो फॉर्मेलिटी चेक पास होगा या फेल होगा, अगर लोगो अप्लाई करेंगे तो सेंड टू वेना कोडिफिकेशन जाएगा। एप्लीकेशन एक बार प्रोसेस में स्टार्ट हुई तो मार्क फॉर एग्जामिनेशन होगा, दैट मीन्स वो आपके एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्शन आएगी, अगर आप वो अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं है तो ऑब्जेक्शन आएगी, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्शन आती है, ऑब्जेक्शन आने के बाद एक और आपको मिलेगा देखने को, ऑब्जेक्शन तो दिखने लग जाता है, कई केस में एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट होने में टाइम लगता है। ऑब्जेक्शन आ गई, आपको पता चल गया, बट आपको रीजन नहीं पता क्यों क्यों एग्जाम ऑब्जेक्शन आके रिपोर्ट जनरेट होने में टाइम लगता है। जैसे इसमें ऑब्जेक्शन आई है ना, हमने ये अप्लाई की हुई है एप्लीकेशन इन्वेंटो, देखो ये मैंने एप्लीकेशन अप्लाई की, ठीक है, मेरी अटॉर्नी से हुई है निशान, मैंने ये एप्लीकेशन को अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई करने के बाद इसमें अब क्या आ रहा है, यहाँ पर मैंने स्टेटस देखा तो ऑब्जेक्टेड तो आ रहा है। अब ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट कब आई है, 18/5, मतलब 4-5 दिन पहले आई है ये। उससे पहले क्या आ रहा था, यहाँ पर लिख के आ रहा था, हाँ अभी ऑब्जेक्शन लिख के आ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एग्जाम रिपोर्ट आ गई पर मैंने इसका रिप्लाई फाइल नहीं है, तो क्या रिप्लाई फाइल नहीं किया है तो क्या लिखा है, अवेटिंग रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट, मतलब मैंने इसका रिप्लाई फाइल अभी तक नहीं किया है। मैं इस पे यहाँ जाके देख सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ये बताया कि भाई, इसने बताया कि सेक्शन 11 में आइडेंटिकल है। ये बता रहा है कि इन्वेंटो क्लास 11 में इन्वेंटो गोल्डन टच एक्सपोर्ट ने ऑलरेडी ले रखा है, उनका भी ऑब्जेक्टेड हो रखा है, ठीक है। और ये बता रहा उसी बेसिस पे हमारा भी ऑब्जेक्टेड है ना। पर मैंने यूजर एफिडेविट वगैरह लगाया था, तो इसका रिप्लाई में अभी क्या है, अभी मैंने इसका रिप्लाई फाइल नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। इसका रिप्लाई मैंने फाइल नहीं किया है। अगर रिप्लाई मैंने फाइल नहीं किया होगा तो यहाँ की क्या दिखाएगा कि अवेटिंग रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और नहीं देखने के लिए नहीं फाइल किया, यहाँ आ जाएगा। जब भी मैं रिप्लाई फाइल कर दूंगा तो यहाँ दूसरा स्टेप आ जाएगा कि आपने इसका रिप्लाई फाइल कर दिया है, ठीक है।
तो अभी क्या आ रहा है, रिप्लाई के लिए बोल रहे हैं कि आप 30 दिन में रिप्लाई फाइल कर दो, तो 1-2 दिन में इसका ड्राफ्ट करूंगा मैं, रिप्लाई और फाइल कर दूंगा, रिप्लाई करना भी आपको सिखाऊंगा, राइट। अगर रिप्लाई आपने एक बार फाइल कर दिया, इससे पुरानी एप्लीकेशन में हमने देखा था कि आपने रिप्लाई फाइल कर दिया है, अगर एक बार रिप्लाई फाइल कर दिया है, रिप्लाई फाइल करने के बाद आपको देखना है कि वहां स्टेटस चेंज होगा, या तो वो एक्सेप्ट एडवर्टाइज हो जाएगा, है ना, या फिर क्या हो जाएगा, वो हेयरिंग में चला जाएगा। तो उससे एप्लीकेशन अगला देखते हैं, हेयरिंग में जाने के लिए क्या होगा। अगर वो देखिए आपने रिप्लाई फाइल कर दिया टाइम से, पहले ये देखते हैं अगर आपने रिप्लाई फाइल नहीं किया तो क्या होगा, है ना। आपने रिप्लाई फाइल नहीं किया तो क्या होगा, वो देखिए पहले। देखिए जी, अगर आपने रिप्लाई फाइल नहीं किया टाइम से, देखिए कब एप्लीकेशन थी भाई, 11/2/2019 को एग्जामिनेशन इस पे रिपोर्ट उन्होंने लगा दी, और हमने रिप्लाई फाइल नहीं किया जी, या रिप्लाई फाइल किया 30 दिन के बाद, दोनों चीजें हैं। या तो आपने रिप्लाई फाइल नहीं किया, या आप यू फाइल योर रिप्लाई आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद अगर आप रिप्लाई फाइल करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं आपकी। अब देखो यहां पर वो क्या बोल रहे हैं कि रिप्लाई टू द एग्जामिनेशन रिपोर्ट नॉट रिसीव्ड एप्लीकेशन शैल बी अबंडेंट, इसको क्या कर देंगे, अबंडेंट कर देंगे। अबंडेंट का मतलब जो आपने ये पहले पैसा वैसा जो भी आपने अटॉर्नी को दिया, है ना, फीस पे की, सब क्या हो गया, आपकी वेस्ट हो गई। तो इसलिए आप खुद भी एक बार ट्रैक करें जरूर कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है वो जो अटॉर्नी ने आपकी भरी है, आप खुद भी हर 15 दिन में एक बार जाके इस साइट से यहाँ पर से स्टेटस चेक करते रहें, ठीक है। अब ये देखिए नुकसान हो गया ना, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इसको 30 डेज में फाइल नहीं किया, फाइल ही नहीं किया। अगर फाइल किया होता तो ये कॉल रजिस्ट्रार की होती है कि 30 दिन के बाद एक्सेप्ट करे या ना करे, पर अभी तो राइट नाउ तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तुरंत क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन को क्या अबंडेंट कर देते हैं। तो 30 दिन में फाइल हो जाना नहीं होगा तो ये स्टेटस आ जाएगा, डीम टू बी अबंडेंट, क्या भाई अबंडेंट होने वाला है, ठीक है। आपने रिप्लाई फाइल कर दिया टाइम से, आपने रिप्लाई फाइल कर दिया टाइम से, बट रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं है आपके रिप्लाई से, ठीक है। आपने टाइम से तो रिप्लाई फाइल कर दिया, पर रजिस्ट्रार आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या होगा, वो आपको हेयरिंग में बुला लेगा। क्या बोलेगा कि हेयरिंग में आ जाओ जी। देखो अब इसका स्टेटस देखते हैं यहां से। हाँ, टीएमएम फाइल करके लिए थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट वो भी फिर टीएमएम तो फाइल करोगे ही ना, तो उसको क्यों करना फर्दर खर्चा, है ना। जैसे देखिए ये केस देखते हैं, हमने इसकी एप्लीकेशन फाइल की, हमने इसकी एप्लीकेशन फाइल की 23 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, ये एप्लीकेशन फाइल की। फिर इसमें क्या आ गया, ऑब्जेक्शन आ गया, ऑब्जेक्शन का हमने रिप्लाई फाइल किया, ये हमने रिप्लाई फाइल कर दिया जी, ठीक है जी, रिप्लाई फाइल कर दिया। अब रिप्लाई फाइल करने के बाद रजिस्ट्रार हमारे रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसने रिजेक्ट भी नहीं किया, हमें एक और मौका दिया कि भाई आप हेयरिंग के लिए आओ, अपने सारे फैक्ट लेके, प्रूफ लेके कि आप बोल रहे हो कि आपने, आपका ये ट्रेडमार्क, आपने ब्रांड क्रिएट की है, तो आप इनवॉइस भी काटते होगे, सोशल मीडिया पे भी होगे, तो सारे प्रूफ को लेके आपको कहाँ, हेयरिंग में जाना है, अपने केस को रिप्रेजेंट करना है। और हेयरिंग में कौन रिप्रेजेंट करेगा, अटॉर्नी। तो जब भी ये इनकी हेयरिंग की यहाँ डेट आएगी, मैं ये केस को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जब आप इसका रिप्लाई फाइल करते हो ऑब्जेक्शन का, तब आप डालते हो कि भाई हेयरिंग अगर आती है तो हम कैसे करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे या फिजिकल करेंगे, तो यहाँ पर भरा जाता है। देखो, इन केस ऑफ हेयरिंग यू प्रोफर्ड मोड ऑफ अटेंडिंग हेयरिंग, मैंने क्या भरा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के ही हेयरिंग को अटेंड कर सकता हूँ, अपने फैक्ट रजिस्ट्रार के सामने रख सकता हूँ कि ये ट्रेडमार्क मुझे क्यों मेरे क्लाइंट को मिलना चाहिए, ठीक है जी। हेयरिंग के लिए भी अभी और वीडियो लिटिगेशंस, इस पूरे जो कोर्स है इसमें
आप कंटिन्यू क्लास होंगी, 10 क्लास हो चुकी हैं, आज स्टेटस की क्लास होगी, फिर टीएमएम, जैसे जैसे प्रैक्टिकली मेरे पे काम आता जाएगा मैं आपको प्रैक्टिकल, हमारा जो उद्देश्य है प्रैक्टिकल नॉलेज देना ही है। तो आईपीआर की प्रैक्टिस आप सेट कर सकते हैं, जिसमें अभी पहले ट्रेडमार्क, फिर कॉपीराइट, फिर डिजाइन एक्ट, और फिर उनकी लिटिगेशन। लिटिगेशन में कोई आपका ट्रेडमार्क का लोगो यूज कर रहा है तो इन्फ्रिंजमेंट का केस कैसे फाइल करना है ना, कमिश्नर को कैसे अपॉइंट कराना है ना, वो सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है जी। तो अबंडेंट हमने देख लिया। अगर आप रिप्लाई टाइप से नहीं फाइल करेंगे तो क्या हो जाएगा? अबंडेंट हो जाएगा। देखिए जी, वहां डीम टू बी अबंडेंट आ रहा था इससे पहले, या अबंडेंट आ रहा है। अब अबंडेंट के बारे में हम यहां पर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या करा होगा कि कोई हेयरिंग, कुछ भी, कोई भी उनकी जो टाइमलाइन है अगर आपने फॉलो नहीं की तो क्या कर देते, एप्लीकेशन को अबंडेंट कर देते हैं, है ना। जैसे देखिए कि ये अबंडेंट आप समझिए अभी, फिर इसको क्योंकि वो बताना पड़ेगा आपको। अगर कोई भी उन्होंने हेयरिंग की, जैसे इसमें पहले एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई, फिर किसी ने अपोजिशन फाइल कर दिया, है ना। मेनली 3 स्टेजेस होती हैं ट्रेडमार्क के अंदर। आपने अगर मेरा पूरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो मेनली जब आप टीएम अप्लाई करते हैं तो पहले तो 2 तरह की प्रॉब्लम आती है इस पे। एक को बोलते हैं ऑब्जेक्शन और एक को बोलते हैं अपोजिशन। ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट इशू करता है और ये क्या करती है, थर्ड पार्टी। समझ गए? जैसे कि ये था, है ना, आपने कोई ट्रेडमार्क अप्लाई किया, जैसे आपने लेट सपोज नाइकी अप्लाई कर दिया, तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट लगाएगी ऑब्जेक्शन, है ना। आपने नाइकी का माइकी कर दिया तो डिपार्टमेंट लगाएगी, आपने अप्लाई किया MIKE माइकी, तो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन लगाएगी। आपने उसका रिप्लाई फाइल किया, आपने रजिस्ट्रार को कन्विंस भी कर लिया, तो वो पास ऑन हो गया। ठीक है, फिर ये क्या हो जाता है, एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज हो जाता है। और 120 डेज में, 120 डेज क्या करते हैं, ट्रेडमार्क अथॉरिटी देती है पब्लिक को कि भाई अब ये ट्रेडमार्क हम इस पर्सन को देने वाले हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या फाइल कर दो, अपोज फाइल कर दो। क्या कर दो, अपोजिशन कर दो। तो अब नाइकी आ जाएगी, नाइकी तुरंत कूद जाएगी और बोलेगी कि भाई ये हमारे से मिलता जुलता है, हमारी जो गुडविल है, रॉयल्टी, हमारे नाम की चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो ये नाम इसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और इसका इसका अगर कोई भी टाइम लाइन आपने अगर उनका गवर्नमेंट का पूरा नहीं किया, हर किसी का अलग अलग, जैसे ऑब्जेक्शन के केस में 30 दिन में फाइल करना होता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट रिसीव होने के। अपोजिशन के केस में आपको 2 महीने मिलते हैं जिसमें आप काउंटर रिप्लाई फाइल करते हो। तो अगला देखते हैं स्टेटस क्या आता है। ये सारे वेरियस स्टेटस है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखो जी, एक ट्रेडमार्क अप्लाई हुआ, न्यूडोल ट्रेडमार्क अप्लाई हुआ, अप्लाई होने के बाद इसको पहले ये फॉर्मेलिटी चेक पास भी हो गया, है ना। फिर इस पे ऑब्जेक्शन वगैरह जो लगनी थी वो भी रिमूव हो गई। उसको यहाँ देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं हम। अप्लाई भी आ, एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी आ गई, उसका रिप्लाई भी फाइल हो गया। फाइल होने के बाद डिपार्टमेंट ने क्या कर लिया, डिपार्टमेंट ने बोला कि हम भाई इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ने क्या बोला, हम इसको क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भाई अगर किसी ने इस पे अपोजिशन नहीं फाइल की, ऑब्जेक्शन तो हम नहीं लगा रहे, पर इस एप्लीकेशन को हम एडवर्टाइज कर रहे हैं कि किसी ने इस पे अपोजिशन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये नाम हम आपको दे दें, तो फिर आप ये नाम हम आपको दे देंगे। मतलब एडवर्टाइज कर दिया बिफोर एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट नहीं किया, ये सारी चीजें इन्होंने क्या किया, पब्लिक डोमेन में छोड़ दी कि भाई ये ट्रेडमार्क इस पर्सन को हम दे रहे हैं। हम तभी क्लियर करेंगे जब किसी पर्सन ने भी अपोजिशन फाइल नहीं किया हो। ठीक है जी। तो यहां पर क्या लिखा होगा, एक्सेप्ट, एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। मतलब हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पहले हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। अगर किसी ने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, अपोजिशन नहीं फाइल किया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई,
तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट एडवर्टाइज करके मैगजीन में छाप देंगे। जैसे ये देखो, ये इनकी मैगजीन होती हैं, जर्नल्स होती हैं, वहां पर ये छाप देते हैं, जिसमें 120 दिन तक, 120 डेज तक, ये 120 डेज तक, 120 डेज तक जर्नल में छाप देते हैं और बोलते हैं कि भाई किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां जाके क्या कर दो, अपोजिशन फाइल कर दो। टीएमओ एक फॉर्म होता है जिसकी 2700 रुपए गवर्नमेंट फीस भी लगती है, नहीं तो सारी दुनिया क्या करेगी, अपोजिशन फाइल कर देगी। तो गवर्नमेंट ने बोला अपोजिशन फ्री में फाइल नहीं होगी, 2700 रुपए गवर्नमेंट फीस और फिर इसमें अपना जो भी अटॉर्नी आपका होगा वो चार्ज करेगा, ताकि अगर आप किसी के ट्रेडमार्क पे बाधा डाल रहे हैं तो बेफालतू में बाधा ना डालें, आप लीगल और कोई वैलिड रीजन है तभी अपोज करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने फीस रखी हुई है। ठीक है, 120 दिन का टाइम होता है। ठीक है, अब 120 दिन किसी अपोजिशन फाइल करेंगे, फिर 60 डेज का टाइम इस पार्टी के पास होगा, उसका क्या फाइल करने का, काउंटर स्टेटमेंट, है ना। फिर इनके पास, जैसे इन्होंने फाइल कर दिया, किसने अपोजिशन फाइल किया, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट एडवर्टाइज का केस है, मैं उसका केस अपोजिशन का आप अभी बताऊंगा। चलो जी, अगला स्टेटस क्या हो सकता है, एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है, डिपार्टमेंट ने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेडमार्क देने को, और हम इसको क्या कर रहे हैं, अब अपनी मैगजीन में एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये मैगजीन यहाँ पर आप पब्लिश जर्नल में जाके चेक कर सकते हैं ट्रेडमार्क जर्नल को, तो भाई हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है, ये ट्रेडमार्क भी मैंने अप्लाई किया हुआ है, देखिए निशान। ठीक है, तो मैंने ये क्या हो गया, एक्सेप्ट एडवर्टाइज हो गया है, एक्सेप्ट एडवर्टाइज हो गया। वो एक्सेप्ट इन्होंने एक्सेप्ट, इससे पहले वाला क्या था, एडवर्टाइज बट नो एक्सेप्टेड नहीं था वो, है ना, वो क्या था, एक्सेप्ट एडवर्टाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। इनको क्या कर दिया, एक्सेप्ट, हमने डिपार्टमेंट ने बोला भाई, ट्रेडमार्क अथॉरिटी ने बोला हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है, और फर्दर हम क्या कर रहे हैं, इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। और एडवर्टाइज कितने दिनों के लिए, 120 डेज के लिए। तो 120 डेज में अगर किसी ने अपोजिशन फाइल नहीं किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आएगा, आर सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, आर सर्टिफिकेट। अगर किसी ने नहीं किया तो एक आर सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ठीक है, दिखाऊं एक बार आर सर्टिफिकेट, अगर एक्सेप्ट 120 दिन में किसी ने नहीं किया तो कैसे, क्या क्या दिखेगा, चलो वो देखते हैं। हाँ जी, ये देखते हैं, ये ट्रेडमार्क मैंने अप्लाई किया था, इसकी एप्लीकेशन को डालते हैं, 513732 देखिए जी, एक्सेप्ट एडवर्टाइज ऐसे दिखेगा, और 120 दिन तक अगर किसी ने पोजीशन फाइल नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ रजिस्टर्ड दिखाएगा, और यहीं आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, सर्टिफिकेट देख सकते हैं ट्रेडमार्क का। यहाँ भी आपके सामने ये सर्टिफिकेट आ गया, ये ट्रेडमार्क मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आ जाएगा। ओके, अगर 120 दिन में एक्सेप्ट एडवर्टाइज होने के बाद किसी ने अपोजिशन फाइल नहीं किया तो इस तरह से रजिस्टर्ड आएगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट, और यहाँ पर सर्टिफिकेट आ जाएगा। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट इस तरह से देख सकते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट में क्या लिख के आएगा, आपका नेम, एड्रेस, सर्टिफिकेट नंबर, है ना, जो भी आपका नेम है, सारी चीजें हैं, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, और आपने ये लोगो कराया था इन्होंने। ठीक है जी, तो ऐसे दिखता है। चलो जी, रजिस्टर दिखा दिया, तो यहाँ क्या लिख के आ रहा है, अपोज। अब देखिए, ये एप्लीकेशन भी मैंने अप्लाई की थी, बायोपैक, बायोपैक करके मैंने एक वर्ड मार्क अप्लाई किया। ठीक है, और वो डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया, एक्सेप्ट एडवर्टाइज कर दिया उसको। एक्सेप्ट एडवर्टाइज करने के बाद पता चला कि ये दो, बायोपैक प्राइवेट लिमिटेड और किशोर जो करके, इन दोनों बंदों ने क्या कर दिया, अपोजिशन फाइल कर दिया कि भाई ये ट्रेडमार्क इसको मत दो। क्या बोला कि ये ट्रेडमार्क इसको मत दो, बायोपैक। यहां डिटेल में जाना हो तो आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने अपोजिशन जो फाइल किया है,
किस ग्राउंड पे किया है, किसने फाइल किया है, कौन अटॉर्नी है, सारी चीजें यहाँ आ सकती हैं। अपोजिशन, ठीक है, ये अपोजिशन नंबर आ गया, किस दिन किया है, 12/4/2023 को, अपोनेंट कोड आ गया, है ना, हिमांशु शर्मा, ये सारी चीजें आ गई। ये देखिए अपोजिशन है ना, दो लोगों ने किया है, तो दो, पहले एक्सेप्ट एडवर्टाइज हो गया, जर्नल, देखिए इस तरह से जर्नल में आ जाता है। तो जो हमने एप्लीकेशन शुरू में अप्लाई की, तो हमारी हर जगह से पास होती है फॉर्मेलिटी, चेक पास भी हो गया, एग्जाम ऑब्जेक्ट एग्जामिनर ने भी एग्जामिन कर ली, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, और उन्होंने क्या कर दिया, जर्नल में इशू कर दी। ऐसे जर्नल में आ गया ये बायोपैक, जो क्लासिकल एग्जाम्पल। बायोपैक, संजय गुप्ता, इन्होंने मैंने अप्लाई किया था, अटॉर्नी में था, तो हमने क्या कर दिया, अप्लाई करा, तो वो क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया, एक्सेप्ट एडवर्टाइज चला गया। जैसे एक्सेप्ट एडवर्टाइज हुआ, 120 दिन इसके पूरे होने वाले थे, है ना, जर्नल में कब गया, 31/3 को, और कितने दिन के लिए, 120 दिन में फाइल करना होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, 31/3 को फाइल करना होता है, और इन्होंने क्या करा, 12/4 को और 21/4 को इन्होंने क्या फाइल कर दिया, अपोजिशन फाइल कर दिया, द नोटिस फॉर अपोजिशन, ठीक है। और अपोजिशन का ग्राउंड क्या दिया, ग्राउंड दिया कि भाई इसको ये नाम नहीं मिलना चाहिए, वो थ्योरिकल देखने के, आप देखना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो क्या क्या ग्राउंड दिए। अब हमें क्या होना, अब हमें 60 डेज में 12 जून तक, 12 जून तक हमें इसका क्या करना है, काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना है, नहीं तो हमारी क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन अबंडेंट हो जाएगी, समझ गए भाई। इन्होंने, इनको क्या करना था, जैसे एक्सेप्ट हुआ 31/3 को, 120 दिन के अंदर का टाइम था, किसी ने अपोजिशन अगर नहीं फाइल किया होता तो हमें क्या मिल जाता, इस पर्सन को इसका सर्टिफिकेट मिल जाता। बट 120 दिन होने से पहले क्या हुआ, 120 दिनों से पहले ही दो पर्सन ने क्या लगा दिया, अपोजिशन लगा दिया, टीएमओ फाइल किया अपोजिशन के लिए। देखो इनको 2700 रुपए लगे होंगे, देखो 2700 रुपए। बायोपैक पीटीआई, गलत लिखा हुआ क्या, हाँ, पीटीवाई लिमिटेड ने फाइल कर दिया कि भाई ये ट्रेडमार्क आप इसको मत दो, ठीक है। उसने भी, जिसने अपोजिशन फाइल किया, उसने उसके अटॉर्नी ये है एसएचएन पार्टनर्स, ठीक है, और उन्होंने ग्राउंड दिया कि इसको क्यों नहीं देना चाहिए बायोपैक। तो ये बाहर की कंपनी है, इन्होंने पूरा यूक्रेन में बायोपैक इस नाम से रजिस्टर्ड है, ये है वो, सारा जो ग्राउंड था प्रॉपर ड्राफ्ट किया, है ना। अब अगर इसको रिप्लाई, जिस दिन से ये एग्जामिनेशन ये इन्होंने फाइल किया, इससे 60 दिन के अंदर, मतलब 12 जून का रिप्लाई इनका, और 21 जून तक इनका, 60 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं किया, तो ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, अबंडेंट। और अगर हमने फाइल किया तो हम क्या फाइल करेंगे, हम काउंटर स्टेटमेंट फाइल करेंगे। अब इनकी क्या फाइल करेंगे, काउंटर स्टेटमेंट, कि भाई जो आपने अपोजिशन लगाया है उसका हम काउंटर कर रहे हैं, है ना, तो काउंटर स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। तो अपोजिशन का भी आपने देख लिया कि अगर आपने एक्सेप्ट एडवर्टाइज हो गया तो काउंटर स्टेटमेंट आपको फाइल करनी होती है 60 दिन के अंदर, नहीं तो क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, कोई कंप्लाइंस पूरा नहीं किया, सीधे अबंडेंट हो जाएगी, ठीक है। अगली, ये सारे वो स्टेटस है जो आपके ट्रेडमार्क में आ सकते हैं। देखिए जी, हाँ जी, काउंटर स्टेटमेंट जिस दिन से आपके पास जो अपोजिशन फाइल हुआ है उसके 2 दिन, 2 मंथ, सॉरी 60 डेज के अंदर आपको फाइल करनी होती है, ठीक है, 60 डेज में आपको फाइल करनी है। अब ये देखो क्या हो गया, रिफ्यूज हो गया है, ठीक है, क्या हो गया, रिफ्यूज, मना हो गया है आपको। मना क्यों हुआ है भाई, पहले इन्होंने अप्लाई किया, फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई 11 की, सेक्शन 11 की, कि आपसे ये नाम सिमिलर है। इन्होंने क्या अप्लाई किया था, देखिए ये नाम इन्होंने वर्ड मार्क अप्लाई किया था, इससे बोला कि ये मिलता जुलता है इससे, है ना, तो इन्होंने एग्जामिनेशन रिपोर्ट डाल दी। अब इन्होंने एग्जामिनेशन रिपोर्ट में रिप्लाई फाइल कर दिया, रिप्लाई तो इन्होंने फाइल कर दिया 30 डेज के अंदर। फिर क्या हुआ, डॉक्यूमेंट सपोर्ट शोकेस हेयरिंग, हेयरिंग आई, और हेयरिंग में इनको रिजेक्ट कर दिया गया,
हेयरिंग अटेंड की और क्या कर दिया कि नो एक्सक्लूसिव राइट, उन्होंने जो रजिस्ट्रार था वो हेयरिंग से जो इन्होंने फैक्ट रखे उससे वो क्या हो गया, उसको सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि ये ट्रेडमार्क आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी। आपने हेयरिंग पे गए, अपने फैक्ट रखे और उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि ये ट्रेडमार्क आपको नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटस भी अपने को आपको देखने को मिल सकता है। देखिए क्या हो गया, इनवैलिड हो गई। मैंने शुरू में आपको बताया था फॉर्मेलिटी चेक फेल हुआ था जिसमें टीएमएम फाइल करना था। आपने टीएमएम तो फाइल कर दिया पर उसकी फीस पे नहीं की। मैंने क्या बोला, आपने टीएमएम तो फाइल कर दिया बट उसकी टीएमएम तो आपने अपलोड कर दिया पर उसकी फीस 900 रुपए फीस पे नहीं की, नो फीस रिसीव, तो क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड, आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी कि आपने एप्लीकेशन फीस तो पे नहीं, कोई भी एप्लीकेशन फाइल तो कर दी पर फीस पे नहीं करी, तो क्या हो जाएगी, वो एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है जी, एक ये हो सकता है। फिर अभी देखते हैं और क्या क्या स्टेटस हो सकते हैं। विड्रॉन, विड्रॉ कर लिया है। देखिए कई बार क्या होता है, हर आदमी कोर्ट कचहरी के इस सब झंझटों से बचना चाहता है ना। मान लो आपने अप्लाई किया नाइकी, मेरी फेवरेट ब्रांड है, बार बार मैं इसी का नाम लेता हूँ, नाइकी, है ना। वैसे मेरी अपनी भी केआई के नाम से आईसीसी अप्रूव्ड ब्रांड है। ठीक है चलो, आपने नाइकी अप्लाई किया और मैंने अप्लाई कर दिया किसी पर्सन ने माइकी। ठीक है जी। अब माइकी एक्सेप्ट एडवर्टाइज हो गया, इन्होंने क्या कर दिया, अपोजिशन कर दिया। अपोजिशन के बाद इन्होंने काउंटर स्टेटमेंट किया और ये साथ साथ क्या कहां चले गए, कोर्ट में चले गए, क्योंकि ये माइकी रुका नहीं है, सामान बेचता रहा, बोला मैंने तो अप्लाई कर रखा है, मैं तो सामान बेचूंगा। इसने अपनी सेल को कंटिन्यू रखा, सेल को कंटिन्यू रखा, तो नाइकी को लगा कि यार ये तो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे रेवेन्यू को लॉस कर रहा है, क्योंकि हमसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट ये बेच रहा है। तो ये कहां चले गए, कोर्ट। कोर्ट में इन्होंने इसके ऊपर क्या कर दिया, इन्फ्रिंजमेंट का केस कर दिया कि भाई ये हमारी ब्रांड, हमारी गुडविल की चोरी कर रहा है और हमारे जो कस्टमर है उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि नाइकी और माइकी एक ही हैं। ठीक है ना। तो आप इस पे अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाए। वहां से समन आ गया इसके पास और समन में जज ने इसको बोला कि भाई ये तो आइडेंटिकल लग रहा है, आप गलत काम कर रहे हो, तो आप क्या करो, इस ट्रेडमार्क को विड्रॉल करो, या फिर इसको खुद लगा कि भाई मैं नहीं चाहता हूं यार नाइकी से कौन पंगा ले, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनकी लीगल टीम भी बड़ी होती है, तो मैं इससे पंगा क्यों लूं, क्यों अपना टाइम और पैसा वेस्ट करूं, मैं क्या कर दूं, अपना विड्रॉल फाइल कर दूं। तो लॉग इन करने के बाद आप इसको विड्रॉ फाइल कर सकते हो। विड्रॉ ऐसे एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल अपने लेटर हेड पे लिखोगे, तो ये सारे फॉर्मेट्स आपको बहुत हद तक यहाँ से, जैसे ये कंपनी है, इसने अपने लेटर फॉर विड्रॉल लिख दिया कि इस नाम से ये ट्रेडमार्क हमने अप्लाई किया हुआ था, है ना। हाँ ये बोला कि हम इस नाम से ये एप्लीकेशन थी, अप्लाई हो गई थी, हमें भाई हम इस आगे से रिक्वेस्ट टू एप्लीकेशन इसको बाहर विड्रॉल कर दिया जाए, हम फर्दर इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करोगे नहीं तो केस लड़ते रहो, फिर वहां से हटाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि किसी ऐसी बड़ी ब्रांड से हमें पंगा हो गया है, तो आप क्या करो, उसको उसको विड्रॉल कर लो, है ना। तो भाई लिटिगेशन में टाइम और पैसा ही खराब होता है, अल्टीमेटली फिर बैठ के आपस में सोल्यूशन करना पड़ता है। नहीं तो तारीख पे तारीख आपको मिलती रहेंगी। उससे बढ़िया क्या है कि इन्होंने टाइम और पैसा ना खराब करने के चक्कर में क्या करा, विड्रॉल कर लिया। तो लेटर ऑफ विड्रॉल, कई बार आपको विड्रॉल दिखेगा कि इन्होंने ट्रेडमार्क अप्लाई तो किया था, जर्नल में भी चला गया था, फिर क्या हुआ कि ये इन्होंने विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल करने के बहुत सारे रीजन हो से, आपस में इनकी सेटलमेंट हो गई या जो भी हुआ। तो मिल क्या पूछ रहे हैं सर, हम अपोजिशन नेम किस हिसाब से रखें कि रिजेक्ट ना हो। हम अपोजिशन नेम आप ट्रेड नेम किस हिसाब से रखें।
तो ट्रेड नेम के आखिरी में मैं कंक्लूजन बताऊंगा, आखिरी के जो लाइंस होगी तब मैं कंक्लूजन आपको बताऊंगा। ठीक है, विड्रॉन। फिर देखते हैं और क्या मिलेगा आपको। कई बार आपको स्टेटस देखने को मिलेगा, कई बार आपको क्या मिलेगा स्टेटस देखने को, ऐसे मिलेगा क्या, रिन्यूअल। जब भी आपको ट्रेडमार्क मिलता है तो कितने दिन के लिए मिलता है आपको ट्रेडमार्क, 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, कितने दिन के लिए, 10 ईयर, एक बार अप्लाई होने के बाद 10 ईयर्स के लिए मिलता है। अब इनका सर्टिफिकेट देखते हैं कब मिला था इनको। देखिए 20 अगस्त 2013 को मिला था, तो 13 से 23, है ना, 20 अगस्त 2013 को मिल गया इनको। तो 10 साल कब खत्म हो रहे हैं, 19 अगस्त 2023 को खत्म हो रहे हैं। तो खत्म होने से 6 महीने के अंदर आपको ये दोबारा रिन्यू करा लेना है। ठीक है, एक फॉर्म होता है 10 ईयर्स के लिए मिलता है, एक फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं TMR, जिसकी 9,000 रुपये फीस है रिन्यूअल की। रिन्यूअल करा के आप नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, ऐसे आगे आगे एन नंबर ऑफ टाइम तक लेते रहे। हर 10 साल में आप रिन्यू कराएं और लेते रहें। ठीक है ना, 10 साल के लिए आपको ये मिलेगा, ऐसे करके लेते रहे। तो ये बता रहा है कि भाई आपका ट्रेडमार्क रिन्यूअल के लिए ड्यू हो गया, आप इसको रिन्यू करा लीजिए। तो ये रिन्यूअल ऑफ ट्रेडमार्क इज ड्यू, रिन्यूअल रिक्वेस्ट इज प्रिस्क्राइब, फॉर्म इज टू बी फाइल्ड बाय एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट को प्रिस्क्राइब फीस के साथ, 9,000 फीस के साथ इसको क्या करना है, फाइल करना है। ठीक है जी, तो ये सारे बेस्ट पॉसिबल मेरे हिसाब से 15 मैंने आपको स्टेटस बताए। इन 15 की अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और या फिर आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं इस पूरी वीडियो को देखते हुए। सोमिल सर, ट्रेडमार्क में TM और T दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आपका शायद गलत है, या TM नहीं है R होना चाहिए। TM और R में क्या फर्क होता है ना, TM एंड R में देखो, जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हो, है ना, तो अप्लाई करने के बाद आप TM लगाना शुरू कर देते हो। द मोमेंट आप फीस पे करोगे, जैसे ही फीस पे करोगे ट्रेडमार्क की साइट पर आपका नाम दिखने लग जाएगा, और TM आप अपने प्रीफिक्स ऊपर लगाना शुरू कर दोगे। ठीक है, TM कोई भी लगा सकता है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो भी आप TM लगा सकते हो। बट R लगाना ऑफेंस है, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आप R नहीं लगा सकते। R कब लगाओ, जब आपके पास सर्टिफिकेट जाए। आप एक चीज को नोटिस करना, सारी चीजें रजिस्ट्रेशन इर्द गिर्द हमारे घूमते हैं। आप प्रोडक्ट उठाना, कई प्रोडक्ट पे आपको TM लिखा पाएगा, राइट टॉप पे लिखा पाएगा, कईयों पे R। तो TM लगाने का मतलब समझ जाना कि इसने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है पर इसके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है। और R लगाने का मतलब समझ जाना कि इसके पास सर्टिफिकेट आ सकता है, और ये R तभी इसने लगाया है। और R मिलने के बाद अगर आपका नाम और वो लोगों को यूज कर रहा है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, उसको नोटिस भेजना चाहिए, उस पर इंफ्रिंजमेंट का केस करना चाहिए। ठीक है, और अपना क्लेम चार्ज करना चाहिए। प्रोडक्ट को सिक्योर, ब्रांड को सिक्योर करना भी एक टास्क है। तो इस तरह की कोई भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना आपको नंबर भी दे रहा हूं, इस पे आप, ट्रेडमार्क में कोई इशू आ रहा है आपको तो मैं पर्सनल सबको नंबर दे रहा हूं, आप इसमें ट्रेडमार्क के लिए कोई भी इशू आ रहा है आपको काम करने में, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन एक्ट, ठीक है, इसमें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या इसकी लिटिगेशन, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल एडवाइस है देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर और भी डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से अब अगली क्लास भी करेंगे। अगली क्लास मेरे पास एक TMM का केस आ रहा है जिसमें मॉडिफिकेशन के बारे में मैं समझाऊंगा। और सोमिल ने आखिरी में एक सवाल मेरे से पूछा था, आखिरी में उनका एक क्वेश्चन था कि भाई ऐसा कौन सा ट्रेडमार्क अप्लाई करें या सजेशन दें ऑब्जेक्शन ना आए। तो उसके लिए एक, जैसे आप ओला है, जोमेटो है,
ये नाम ओला का कोई मतलब नहीं है, कोई डिक्शनरी में ओला आपको मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब है ना। वो नाम ऐसे रखे जाते हैं, कॉइन वर्ड्स रखे जाते हैं जिनका कोई मतलब ना हो। जब उनका कोई मतलब ही नहीं होगा तो वो किसी से आइडेंटिकल भी नहीं होंगे। तो आप इसको सोचने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे अपने फैमिली में एक एक शब्द सबका उठाया और कोई अजीब सा शब्द बना दिया। और सिंपल सी बात है, नाम आप कुछ भी रख लो, उस पे पैसा लगाओ, ब्रांडिंग करो, और ब्रांड पैसा खर्च करने से बनती है ना। आप कहो जियो, देखो अभी थोड़े 2-4 साल पहले जियो उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया और इतनी ब्रांडिंग की कि जियो आईपीएल भी जियो से हो रहा है, आईसीसी में हर जगह ब्रांडिंग और स्पॉन्सरिंग कई सारा गेम है। आप पैसा उस पर मार्केटिंग पे लगाते जाओ, कोई भी शब्द उठा लो वो ब्रांडिंग बन जाती है। जैसे आपने E&Y का नाम सुना हो, सबसे बड़ी ऑडिट फॉर्म है तो ई अर्न्स एंड यंग दो पार्टनर थे, उनके नाम से ये नाम बना E&Y, है ना। तो अब जैसे एक और मैं बताता हूं जिसमें मैं भी पहले जुड़ा रहा हूं, MRF, है ना। अब MRF है, MRF का मतलब लोगों को नहीं पता होगा। MRF का मतलब होता है मद्रास रबड़ फैक्ट्री। अब उन्होंने MRF बना दिया, मद्रास रबड़ फैक्ट्री किसी को भी नहीं पता। पर MRF कितनी ब्रांडिंग होगी, विराट कोहली बैट से खेल रहा है, उस पर स्टिकर लगा हुआ है, MRF के टायर्स आ रहे हैं, तो MRF क्या हो गया, अपने आप एक बड़ा ब्रांड बन गया। और नाम देखो क्या है MRF का, मद्रास रबड़ फैक्ट्री। तो इस हिसाब से अगर आप अपने नाम को डिजाइन करोगे तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आएगी, आराम से आपको मिल भी जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी, और ऐसी तरह की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको पाने के लिए आप मेरे से भी, मेरे टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम में डेली फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, जैसे कल ESI की हुई थी, आज अपना मैंने ट्रेडमार्क पे ली है, कल एक TDS की क्लास होगी जिसमें अभी CSI फाइल जनरेशन में कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसके रिगार्डिंग में पूरा एक डेमो करके दिखाऊंगा, पूरा एक रिटर्न फाइल करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद टैक्स ऑडिट की क्लास चल रही है। तो टेलीग्राम पे हमारे चैनल से आप मैक्सिमम जुड़िए, आपको सारे क्लासेस के लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां मिलेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको डाउट सेशन हो, आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए, तो वो फिर हमारी जो एडमिन हेड है मेगा जी, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जो सेशन है वो अच्छा रहा होगा, और यूजफुल सेशंस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।